नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी जानते हैं कि साहित्य अकादमी स्वच्छता को बड़ा बना रही है और आज हमने स्वच्छता के सबसे बड़े अग्रदूत कहूँगा मैं, महात्मा गांधी को ध्यान में रखते हुए आज का एक विशेष व्याख्यान आयोजित किया जा रहा है और प्रख्यात कार्यकारी आलोचक प्रोफेसर श्री भगवान सिंह जी हमारे बीच में हैं, जो आज ये वक्तव्य देंगे। मैं साहित्य अकादमी की ओर से आदरणीय श्री भगवान जी का बहुत ही स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। साहित्य अकादमी के उप सचिव प्रशासन श्री कृष्णा जी से अनुरोध करूंगा कि वे हमारे अतिथि का अंग वस्त्रों के साथ स्वागत करें। आज का विषय है गांधी दर्शन और स्वच्छता। मैं सबसे पहले श्री भगवान सिंह जी का आपसे परिचय करवा देता हूँ। आपका जन्म निक्तिकला जिला सिवान बिहार में हुआ। आप तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय बिहार में प्रोफेसर थे हिंदी विभाग में। आपने अनेक पुस्तकें लिखी हैं, जिनमें 17 आलोचना की पुस्तकें, संस्मरण की एक पुस्तक, 4 नाटक और 2 संपादित पुस्तकें आपकी प्रकाशित हैं। इसके अलावा देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों और साहित्यिक संस्थाओं की संगोष्ठियों में आपने भागीदारी की है। आपकी रचनाएं विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई हैं। आपको कई महत्वपूर्ण पुरस्कारों और सम्मानों से अलंकृत किया गया है, जिनमें प्रमुख है प्रमोद वर्मा स्मृति आलोचना पुरस्कार, केंद्रीय हिंदी निदेशालय मानव संसाधन मंत्रालय भारत सरकार का शिक्षा पुरस्कार, मध्य प्रदेश विधानसभा सचिवालय भोपाल का गांधी दर्शन पुरस्कार, मध्य प्रदेश राष्ट्रभाषा प्रचार समिति हिंदी भवन भोपाल का श्री वीरेंद्र तिवारी रचनात्मक सम्मान, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का महात्मा गांधी साहित्य सम्मान जैसे अनेक अलंकरण। आपने अनेक देशों की सांस्कृतिक यात्राएं भी की हैं। मैं पुनः श्री भगवान सिंह जी का साहित्य अकादमी की ओर से बहुत ही स्वागत और अभिनंदन करता हूँ और अब मैं ये मंच आपके हवाले करूंगा। आज का हमारा विषय है गांधी दर्शन और स्वच्छता। इस विषय पर आप हमारा मार्गदर्शन करेंगे आदरणीय श्री भगवान सिंह जी। साहित्य अकादमी परिवार के सभी माननीय सदस्यों को मेरा सादर नमस्कार। बड़ा सुखद संयोग है कि जब भी मैं दिल्ली आता हूँ किसी न किसी काम से, तो साहित्य अकादमी के परिवार की तरह है हमारे लिए भी, वर्षों से आते जाते रहे हैं इस कार्यक्रम में। चला आता हूँ भेंट मुलाकात करने और अनुपम जी और अजय शर्मा जी के दोनों जो है कोई न कोई इनका दे देते हैं तो अच्छा लगता है लोग देखते हैं। इसलिए विशेष रूप से मैं दोनों के मुख्य आभारी। साहित्य अकादमी और बता दें एक चीज जो उनको हमने किया कि 2014 में 8 लेखकों को दक्षिण अफ्रीका उसमें अब जैसे वरिष्ठ में नरेश सक्सेना जी थे, अशोक चतुर्वेदी जी थे, मिश्र जी थे और मैं कभी तो नहीं था, फिर भी उस समय के अध्यक्ष डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी ने मुझे किया। मैंने कहा कि मैं तो कभी हूँ नहीं। मैंने कहा कि मेरी आपकी गांधी जी पर काम कर रहे हैं और उस समय तक 4-5 किताबें मेरी गांधी जी पर आ चुकी थी और कई लेख भी आ चुके थे। तो इसलिए आप जाइए और वहाँ गांधी जी के आश्रम जो हैं उनको आप देख सकेंगे और फिर उसके संबंध में भी आप कुछ काम कर सकेंगे। मैंने कहा बहुत अच्छा काम माना हो गया और लिखा भी है, जैसे कि एक मेरी किताब अभी चले गए गांधी के आश्रम संदेश है। उनके सारे आश्रमों को देखकर मैंने महसूस किया कि गांधी जी को जानने के लिए उनकी आत्मकथा से लेकर जो भी साहित्य है वो तो आवश्यक है ही, जो भी लोगों ने लिखा है वो भी आवश्यक है।
लेकिन उन्होंने जिन जिन आश्रमों की स्थापना की, उन आश्रमों को देखना और जानना भी बड़ा आवश्यक है और उससे मुझे काफी मदद मिली है गांधी में। ये स्वच्छता का जो विषय रखा, तो स्वच्छता के लिए अंग्रेजी में क्लीनेस शब्द है, सैनिटेशन एक अलग शब्द है। और स्वच्छता जो है वो हर एक व्यक्ति का अपना अपना काम है। अपना कपड़ा साफ करना, अपने शरीर को धोना, साफ सुथरा रखना, ये हर व्यक्ति का काम है। लेकिन सैनिटेशन जो है जो अंग्रेजी का शब्द है, उसकी हिंदी में सही शब्द क्या होगा कि वो एक व्यक्ति से इतर है कि परिवेशगत काम है। पर साफ करना, बल्कि साफ करना, ये सफाई करना, गंदगी नहीं आना, किसी प्रकार की बीमारी नहीं हो। और हम सब जानते हैं कि जो लोग, जिन लोगों को इस काम में लगाकर रखा गया है, उसको अपने देश में एक अलग जाति का दर्जा दिया गया, जिसे परिचय भी कहते हैं। ये जो वैदिक व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था है 4 वर्णों की, उसमें ये चीज नहीं थी। ये बाद में आई है। ये डॉक्टर अम्बेडकर भी कहते हैं कि 4वीं या 5वीं शताब्दी में जिसमें अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी का चलन था, उसी के कारण गंदगी साफ करते हैं, गंदगी को साफ करते हैं, उसमें 4 वर्ण की व्यवस्था भी नहीं होती। उसमें जीवन शैली की ऐसी चीज क्या थी, गलत बात है। पश्चिम में देखेंगे कि वहां पर लोअर क्लास करते था और स्कैवेंजर, स्वीपर सब वहां पर चले, और उसी तर्ज पर हमारे यहाँ की भंगी और बेहतर शब्द चला है। ये बहुत बात के शब्द। और वहां पर वर्ग एक बना हुआ था, जो थे भंगी का काम थे, स्कैवेंजर का काम करते थे, स्वीपर का काम करते थे, लैंडलॉर्ड का अलग था, सीडर्स का अलग था। ये वर्ग जो वर्गीय समाज की बात की है, कोई रूप के हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था, और इस वर्ण व्यवस्था में जो ये काम करते थे उन्हें उनके साथ भी दूरी बनी, उनको अछूत बना कर रख दिया हमने। गांधी जी ने जो महत्वपूर्ण काम किया कि जो स्वच्छता व्यक्ति से समझ और ये सैनिटेशन दोनों को विभेद मिटा। अब विभेद मिटा कि नहीं मिला, लेकिन उन्होंने अपनी जीवन शैली में, अपने आश्रमों में इस प्रकार का कोई विभेद नहीं किया। जो सफाई का काम करेगा वो तो बहुत निम्न दर्जे का व्यक्ति माना जाएगा, और जो नहीं करेगा वो कुलीन या अच्छा माना जाएगा। शायद चंपारण के सत्याग्रह में जब मजिस्ट्रेट के सामने उनकी पेशी हुई, तो मजिस्ट्रेट ने पूछा कि व्हाट इज योर प्रोफेशन। गांधी जी ने कहा था, बाय प्रोफेशन आई एम वीवर एंड स्कैवेंजर। ये उस समय भारतीय राजनीति में शायद कोई कहने वाला नेता नहीं पैदा हुआ था उस समय तक जो कहे कि मैं वीवर भी हूँ, बुनकर भी हूँ, स्कैवेंजर और कमगी। ये बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि गांधी ने इन दोनों चीजों को अपने जीवन शैली का अंग बना दिया। दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए आप सभी जानते हैं, सबने पढ़ा है, उनकी आत्म कथा कि सफाई का काम वो जितना संभव हो सकता था खुद करते थे। कपड़ा धोना हो, ये करना हो, केस भी काटने का उन्होंने काम किया खुद। और लिखा है कि एक दिन काट कर पहुंच गए तो सब दोस्त मित्र हंसने लगे कि चूहे ने तुम्हारा केस काट दिया। तो यह व्यक्तिगत स्तर पर वो ये सब काम अपना खुद कर ले, और ये चाहते थे कि और लोग भी इस तरह से करें। बहुत दिलचस्प आप जानते हैं, फिर उसको करते चलते हैं। सवाल है कि आप सभी विद्वान लोग हैं, कोई ऐसा नहीं है कि गांधी जी के विषय में बात को नहीं जानता है, लेकिन फिर उसका एक तरह से पुनः स्मरण कर लेना ठीक है कि 1898 की बात है, जब डरबन में रहते थे, जो उस समय
का जो बर्तन था वो बर्तन रखा जाता था, उसी में पेशाब करता था। तो उनका एक भाग्यश था, क्या था, वो रह रहा था। और कस्तूरबा जो थी वो घर के लोग का तो बर्तन उठा, ठीक है, लेकिन बाहरी आदमी का वो पेशाब का बर्तन उठाकर पीछे, ये बड़ा खतरा था गांधी का उनको। अब ये था कि उसके लिए कोई ये रखने नहीं, खुद करना है। गांधी जी ने कहा तुम नहीं करोगे तो मैं करूंगा। तो जो एक पारंपरिक औरत का ये होता है, भारतीय औरत का, पति को कैसे वो काम करने दे, पति देव को फेंकने चली तो रोने लगी। गांधी जी ने कहा कि मैं इस तरह नहीं चले, हंसते हुए इस काम को करो, और इस तरह करोगे तो फिर तुम्हारे लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है। और लिखा है अपने आप कथा में कि हाथ पकड़ कर वे बाहर निकालने लगे। कहा कि लाज करो, शर्म करो, यहाँ पर मेरे माँ बाप नहीं है कि मैं उनके घर चली जाऊँ। गांधी जी लिखते हैं कि उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं कितना गलत काम कर रहा था, कितना कठोर काम कर रहा था। और लगता है कि उसके बाद से फिर पूरा मेरा एटीट्यूड जो है, मेरी धारणा व्यवहार जो है, उसको करके तो सफाई को लेकर गांधी जी का अपने व्यक्तित्व में उदाहरण ये था कि खुद से अपना करो, और जो करता भी है दूसरा, उसके साथ कोई भेदभाव नहीं करना है। और ये जो अलग विषय हिंसा समस्या को लेकर उन्मूलन के लिए भारत को उन्होंने आंदोलन चलाया, लेकिन ये सफाई समाज की, और विशेषकर माफ कीजिएगा हिंदू समाज की एक बहुत बड़ी विडंबना रही है कि जो समाज का सबसे आवश्यक काम करता रहा है, उसी को हम छूने लायक नहीं समझते। आज भी भागलपुर में मैं जहाँ रहता हूँ, अभी भी लोगों को देखता हूँ, कुछ लोगों को, कि जिस कॉर्पोरेशन का कर्मचारी आएगा उसे काम कराने में घर का कि जरा वाशरूम है साफ कर दो, ये होगा, तो देखता हूँ कि पैसा देंगे ना, 10 का अगर नोट है तो हाथ में नहीं देंगे, वो रख देंगे। क्यों भाई? छू जाएंगे। अभी भी ना ऐसे लोग, और ये सब मैं कपूर कल की बात नहीं कर रहा हूँ, सब देखी हुई बात है, मेरा विवाद भी इस पर हुआ है। वैसे लोग कि आप हिंदू की बात करते हैं और अपने ही समाज के व्यक्ति को आप इस प्रकार का दर्जा नहीं दे सकते हैं, उसका काम कितना जरूरी है। तो गांधी जी ने ये काम किया कि साफ सुथरा रहना। आश्रमों में उनकी व्यवस्था थी, वो हम लोग जब गए तो उनके 2 आश्रम वहाँ महत्वपूर्ण थे, फिनिक्स और जर्मन के पास, और टॉल्स्टॉय और जोहान्सबर्ग के पास। तो जोहान्सबर्ग वाला आश्रम तो बिल्कुल खत्म है, वो सब बात चल हो गया, और बाहर पर है। फिनिक्स अभी तक 2-2.5 एकड़ में बना कर रखा है, लोगों ने बचा कर रखा है, क्योंकि उस समय तो 80 एकड़ में था गांधी जी के समय में, और 2-2.5 और उसके विषय में जो प्रकट जानकारी मिलती है कि यहाँ साबरमती के आश्रम भी गया, कोचरब वगैरह सब। साबरमती आश्रम प्रसिद्ध लिखा है कि एक आश्रम की नियमावली थी कि वहां पर रहने वाले को शौच जो है खुद साफ करना होता था, शौचालय, और सब बड़े बड़े लोग आते थे। उस समय के जो भी थे 1920 से 1917 में साबरमती आश्रम था। ये मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, रविन्द्रनाथ ठाकुर, फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो, राजगोपालाचारी हो, सब स्टॉलर उसमें रहता था, सब आते थे। और सोचिए और मौलाना अबुल कलाम आजाद, और सबको अपनी जो है काका का लेकर खुद करना पड़ता था। तो गांधी जी ने यह जो था इस सफाई को लेकर, देखिए छुआछूत की भावना का नहीं पहुंचा था। ये सफाई का जो काम था ये बड़ा हुआ था, उस सबको मिटाने का। चंपारण के सत्याग्रह में जो हुआ, तो राजेंद्र बाबू अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि हम लोग तब तक
इन लोगों में से लिखते हैं कलकत्ता यूनिवर्सिटी के पढ़े लिखे सब तब तक मैंने ब्राह्मण का बनाया हुआ भोजन ही खाया था, किसी दूसरी जात का बनाया हुआ भोजन नहीं खाया था। सब लोग अपना नौकर चाकर लेकर गए थे, गांधी जी ने सब लोग अपना अब सब बड़े क्रिश्चियन के साथ बिहार के थे, राजेंद्र बाबू थे, मजबूर हक साहब थे, किशोर बाबू थे। हम लोग का नाम करना जाता है, चर्चा ही नहीं होती है। आजकल तो सारी चर्चा दो चार आदमियों पर सिमट कर आ गई है। तो गांधी जी ने वहाँ और सब लोग तो अपना काम करने लगे, सफाई का हो कि ये हो और वो हो। यह सफाई का जो था और इसी चीज को सफाई का मतलब ये नहीं कि आजकल हम इस तरह से देख रहे हैं मकान एक से शानदार हो, टाइल्स हो, मार्बल हो, ये सब नहीं था। जहाँ भी उनके आश्रम बने हैं आप जाकर देखिए तो उनका था कि जो स्थानीय साधन उपलब्ध हैं उन्हीं से बने हैं। बांस हो, खपड़ा हो, मिट्टी का फर्श हो, कहीं जो है बाहर से हमने चमकान जो वहाँ किरावा में आश्रम का वहाँ भी मैं गया था, अभी भी वो खपड़े वाले लोग जिसमें रहते थे वो कर्ज कर रहा है, पानी बना ये साफ सुथरा। तो यह था और इसी चीज को वो गाँवों में मॉडल के रूप में उन्होंने 1936 में सेवाग्राम में आए और वहाँ उसकी स्थापना हुई। वहाँ भी जाकर देखिए, कहीं आप नहीं पाएंगे कि उस तरह के ये सब बने हुए आलिशान भवन हैं, सब उसी तरह के हैं, स्थानीय सामानों से बने हुए भवन। और ये तो एक बनाया था कि इसी तरह से सारे भारत के गांवों को करना है, क्योंकि गांधी जी का गांवों के प्रति जो रुझान था उसको लेकर उनके सबसे प्यारे शिष्य जो थे जवाहरलाल नेहरू बहुत चिढ़ते थे। डॉक्टर आम्बेडकर नहीं शिष्य थे गांधी जी के, लेकिन डॉक्टर आम्बेडकर भी गाँव को पसंद नहीं करते थे। तो कहते थे कि गाँव जो है पिछड़ापन जाहिर पर नहीं सब ठीक है, और गाँव में कुछ जाहिर पर था, गंदगी भी रहती थी। और नेहरू जी का भी कहना था 1945 में अक्टूबर में जो दोनों के बीच पत्राचार हुआ है गांधी जी और नेहरू के बीच, वो देख लीजिएगा किस तरह गांधी जी गाँव की बात करते थे। और नेहरू जी कहते हैं कि आप कहते हैं कि ये यहाँ पर गाँव में जितना कलह है और हिंसा है वहाँ कितना, तो गांधी जी ने अपने पत्र में लिखा कि किस प्रकार की गाँव की कल्पना मैं करता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो स्वच्छता संबंधी उनकी धारणा थी वो प्रतिबिंबित होती है गाँव की परिकल्पना में। किस प्रकार का उसी पत्र में उन्होंने लिखा कि अगर ऐसा समझोगे कि मैं आज के देहात की बात करता हूं तो मेरी बात नहीं समझोगे। मेरा देहात मेरी कल्पना में ही है। इस काल्पनिक देहात में देहाती जड़ नहीं होगा, शुद्ध चैतन्य होगा। वह गंदगी में अंधेरे कमरे में जानवर की जिंदगी बसर नहीं करेगा। मर्द और औरत दोनों आजादी से रहेंगे और सारे जगत के साथ मुकाबला करने को तैयार हैं। वहाँ न हैजा होगा, न मर्जी होगी, न चेचक होगी। कोई आलस्य में रह नहीं सकता, न कोई ऐसे आराम में रहेगा। सबको शारीरिक मेहनत करनी होगी। अब शारीरिक मेहनत पर गांधी जी का बहुत जोर था। और ये देखिए गांव किस तरह का चाहते थे। ठीक है, वो समझते थे का ये है, ये बहुत लोग, लेकिन मुझे ताज्जुब होता है कि अगर डॉक्टर आम्बेडकर और पंडित जवाहरलाल नेहरू गांव में नहीं रहे तो गांधी जी भी कोई गांव में बहुत जिंदगी बसर नहीं की। पोरबंदर जाकर देखिए जहाँ उनका जन्म स्थान है, और राजकोट, इन्हीं दो जगहों पर पढ़ाई लिखाई हुई। जन्मे पोरबंदर में, वहाँ भी देहात गाँव नहीं है। और फिर उसके बाद 18 वर्ष की उम्र में चले गए इंग्लैंड पढ़ने। फिर इंग्लैंड पढ़कर आए बैरिस्ट्री 3 साल, तो यहाँ वहाँ गांव में रहे था। लेकिन मुझे ताज्जुब होता है कि गाँवों के संबंध में
जो उनकी दृष्टि थी और जानकारी थी वो अद्भुत थी। ताकि होता है बिना गांव में किस प्रकार वो आदमी एक एक बात किसान के विषय में वो कहते हैं, गांव के संबंध में कहते हैं, गांव के होते हैं। सब में विस्तार यानी कि क्योंकि बोलने का है कि हमको भी बताया, मैं धीरे धीरे करके करीब 25 वर्षों से मैं गांधी साहित्य के अध्ययन में लगा हुआ हूँ, तो करीब 9 किताबें मैं लिख चुका। तो यह देखा मैंने कि अद्भुत पकड़, वैसी पकड़ कांग्रेस में थे गांवों के संबंध में, किसानों के संबंध में, या तो सरदार पटेल को थी या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को थी, क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी गांव से निकल कर आए थे, पढ़ाई लिखाई। और थोड़ा विषयात्तर हो जाता है, वो एक बड़ा जो गन्ना पेरा जाता है मशीन में, जो रस निकल जाता है, तो उसको हम लोग अपने भोजपुरी क्षेत्र में एक शब्द चलता है चेपुगा, चेपुगा कहते हैं। अच्छा, मैं किताब लिख रहा था, गाँव मेरा देश है, तो मुझे उस शब्द नहीं यूज किया। राजेंद्र बाबू की किताब पढ़ रहा था, उन्होंने चेपुगा शब्द का प्रयोग किया कि गन्ने का जो चेपुगा होता है वो जलाओं में काम आता था। तो यह जो पकड़ थी और गाँवों के प्रति उठान और गाँव कैसे बने, आपको ये उसमें कहने का मतलब कि स्वच्छता की गांधी जी के प्रसाद आपने देखी 1921 में, कौन बनेगा ये उन्होंने जब असहयोग आंदोलन चल रहा था मदुरै भी कहते हैं ना, वहीं पर उन्होंने ये धारण किया कि अब मैं पूरा शरीर नहीं रखूंगा, कमर से लेकर क्योंकि जो भी थी सबको कपड़ा नहीं मिलता था, ये तो वो जो देश आप देखते हैं गांधी जी का, वो 1921 में। लेकिन वो भी देखेंगे साफ सुथरा, ये सब था एक व्यक्तिगत चीज। तो गांधी जी खान पान सब उनका जानते ही है, कितना ये सब होता था, सीधा साधा निरामिष, कुछ भी तरह पड़त नहीं। इसमें भी वो देखिए 1918 में इंदौर में हिंदी साहित्य सम्मेलन हो रहा था, तो वहाँ के जो इंदौर के राजा, वहाँ पर गांधी जी को ठहराया गया था, क्योंकि वही सम्मेलन के अध्यक्ष, उस सम्मेलन के सभापति गांधी जी 1918 में। राजेंद्र बाबू लिखते हैं, वो भी गए थे, चंपारण से सीधे लोग गए थे कि गांधी जी तो अपना साग, हुई सब्जी और रोटी इसी तरह का खाना था, और इन लोगों को महादेव देसाई गांधी जी के सचिव तो भी इन लोगों की चांदी की थाली में तरह तरह के व्यंजन, पूरी है, ये है, वो है, तो इन लोगों ने बताया, हम लोगों ने कैसा भोजन किया। तो गांधी जी ने कहा कि बुलाकर राजा को सुनिए, आप ऐसा भोजन लोग को बनाएंगे तो हम तो लड़ाई लड़ चुके, सब बीमार पड़ जाएंगे ऐसा खाना खाना, इसलिए आप जो है ऐसा खाना कुछ जाए तो लीजिए, फिर हम लोग को भी खाना मिलने लगा। तो ये सब जो है गांधी जी की अपनी कुछ व्यक्तिगत चीजें थी, ठोकते भी नहीं थे, लेकिन कि लोग देख कर उसका अनुकरण। ये बाहरी स्वच्छता बीमारी जो कहा गाँव के विषय में भी, गंदगी के कारण बीमारी होती थी किसी को, तो इस पर काफी सजग थे। दरबन में उन्होंने जब हैजा फैला कर जितने भी गिरमटिया मजदूरों की बस्ती की जागा कर वहाँ पर वो सफाई कराना, सबको समझाना, जैसे रहो वैसे रहो, साफ सुथरा, ये सब काम। यह सफाई का एक पक्ष था गांधी जी का, लेकिन इससे भी आगे का जो पक्ष था कहा जाता है सफाई को लेकर, स्वच्छता को लेकर, वह अंतःकरण, मन का मैं वो ज्यादा जरूरी था। और इस पर ही उनका सारा का सारा सत्याग्रह, सत्य और अहिंसा जो वैचारिकी है वो खड़ी है कि मन को साफ करो। कभी
तुलसीदास का है ना, नहाए पाए का भया जो मन मैल में जाए, मीन सदा जल में रहे धोए वास में जाए। नहाने धोने से क्या फायदा अगर मन का ही मैल में जाए। और ऐसी लोगों की भरमार है, ऊपर से देखने में कि आप सब कुछ है और भीतर मैल ही मैल। और मैल क्या है? लोभ, मद, काम, ईर्ष्या, हिंसा, यही सब तो मैल है मन का। इसलिए गांधी जी शुरू से जितना जोर ये बाहरी सफाई जिसको आप कह रहे हैं, उससे अधिक वो आंतरिक सफाई पर जोर देते हैं। बड़ा उनका हिंद स्वराज 1909 में पुस्तक लिखी थी। सभ्यता को जो परिभाषित करते हैं, कहते हैं कि सभ्यता वह आचरण है जिससे आदमी अपना फर्ज अदा करता है। फर्ज अदा करने के माने है नीति का पालन करना, और नीति के पालन का मतलब है अपने मन और इंद्रियों को बस में रखना। ऐसा करते हुए हम अपने को पहचानते हैं, यही सभ्यता है। इससे जो उल्टा है वो बिगाड़ कर रहा है। सभ्यता भी तो भाई साफ सुथरा रहने वाले ही आदमी को कहते हैं सभ्य है। अगर कोई गंदगी लपेट कर चले तो कहते कि जंगली है, सभ्य। तो सभ्यता लेकिन अब कहाँ जाकर सभ्यता को गांधी जी परिभाषित कर रहे हैं? केवल बाहरी स्वच्छता या सफाई शब्द का मतलब नहीं, बल्कि फर्ज अदा करना। फर्ज अदा करने का मतलब है नीति का पालन करना, और नीति का पालन करने का मतलब है मन को इंद्रिय को बस में रखना। क्योंकि आप जानते हैं कि सबसे तेज गति से चलने वाला मन ही है। महाभारत में जब यक्ष ने इस दृष्टि से प्रश्न किया था, कई प्रश्नों में यह भी प्रश्न था कि सबसे तेज गति से चलने वाला क्या है? सही बात है। अब हम यहाँ बैठे हुए, हो सकता है कि आपका मन जो है अब न्यू बात में घूम रहा होगा, किसी का बेटा या बेटी वहाँ है तो मन चला गया। तो मन ही सारे जो है खुरापात, मन को भी बस। इसलिए गांधी जी बाद में उन्होंने एकादश व्रत का जो प्रतिपादन किया, उस एकादश व्रत में ये सत्य है, अहिंसा है, अपरिग्रह है, अस्तेय है, ब्रह्मचर्य है, अस्पृश्यता उन्मूलन भी है, और सर्वधर्म समानत्व एकादश। अब इसका वो प्रार्थना में भी ये शामिल है एकादश। अब देखें कि एक चीज ये क्या था कि भाई मन जो है आदमी का साफ हो, उसके अंदर ये विकार नहीं हो, और आश्रम में जो सुबह शाम प्रार्थनाएं होती थी, इसीलिए वो कि इन प्रार्थनाओं से मन मस्तिष्क जो है वो संस्कारित हो, उसमें अच्छा सोच आए। करीब 180 प्रार्थनाएं मैंने देखा है, और वो आश्रम भजनावली करके किताब छपी है, नवजीवन प्रेस अहमदाबाद से भी छपी है, और सर्व भाषा ट्रस्ट है जो बनारस में है उससे भी छपी है। और उसमें मैंने देखा कि गांधी जी को समझने के लिए, जैसे मैंने कहा कि आश्रमों में क्या उनकी दिनचर्या, क्या जाना, वो भजनावली को जानना जरूरी है। उसकी प्रस्तावना काका कालेंदर ने लिखी है, और लिखा है कि उसमें वैसे ही भजन शामिल किए गए हैं जिनमें स्त्री निंदा ना हो, जात पात सबका नहीं हो, फिर ये लोग मत काम इस सबको बढ़ावा देने वाला ना हो। और आप देखेंगे वहां पर पहला जो है भजन में जो सुबह सुबह प्रार्थना होती थी, वो ईशोपनिषद का श्लोक है।
ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्यां जगत् तेन तत्तेन भुजिता मात्र कस्य पाला। अब देखिए कि लोभ नहीं, पूरा जगत जो है वो ईश्वर मैं यहाँ से उसमें एक श्लोक जो मुझे मिला, भजन नहीं है, सुबह की सुबह का अलग है, शाम का अलग है। समुद्र वसने देवी पर्वत अस्तर मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्शमस्तु। कि समुद्र जो है वो धरती माता का वस्त्र है, प्रधान है, और पर्वत जो है वो धरती माता के अस्तर है। विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं, विष्णु की पत्नी, विष्णु पुराण में है। तो सवेरे सवेरे अब हम जो महला में रह रहे हैं, विपक्ष महला में रह रहे हैं, पहले तो लोग भाई जो मकान थे तले जमीन पर खाट बिछाकर सोए, चटाई बिछाकर सोए, चौकी बिछाकर, और उठते थे हम ही लोग धरती पर। तो वही धरती पर पैर रखने पर विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्शमस्तु, मैं तुम्हारे ऊपर जो पैर रख रहा हूँ इसलिए क्षमा करना। ये चिंतन में देखेंगे कि भारतीय चिंतन परंपरा की बहुत सारी बातें हैं। उसमें एक तो पुराण से भी है बहुत छोटा, और बाइबल से भी है, लेकिन मुख्यतः गीता और फिर जो हमारे भक्त काल के कवि हैं, तुलसीदास हो, कबीर हो, इन लोगों के और सब में उन्हीं चीज काम मद लोभ से आदमी को कैसे छुटकारा मिले, सबको जो है ये करना, माने सबके मत को रिड्यूस करना, जिसके लिए आप परेशान हैं। और आप सभी जानते हैं कि उनका जो सबसे प्रिय भजन था जो गाते और गवाते थे हर जगह, वो नरसिंह मेहता का था, वैष्णव जन तो तेरे वैष्णव जन तो अब वो 10 पंक्तियों का है। आप एक एक पंक्ति में जो शब्द है गौर कीजिए, पूरी गांधी की विचारधारा या सोच को वो उसी एक भजन के सहारे समझ सकते हैं कि किस तरह से मनुष्य के आंतरिक जो हृदयांतरण का होता है वो उनके लिए महत्वपूर्ण था। वो वैष्णव जन तो तेरे कहिए पीर पराई जाने, पर दुखे उपकार करे तो मन अभिमान न माने। किसी का उपकार कीजिए, महत्वपूर्ण है, लेकिन उसके लिए अभिमान नहीं कीजिए कि हमने उपकार किया। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही समझाया, जब अर्जुन ने कहा कि इतने लोगों को अपने प्रिय लोगों को मारना पड़ेगा, तो श्री कृष्ण ने यही कहा ना, अरे तुम कौन होता है मारने वाला? यही तुम्हारे अंदर अभिमान और अहंकार आ गया कि तुम अपने को कर्ता समझ रहा है। कर्ता तो मैं, तुम माध्यम है और मैं कर्ता। तो आदमी अगर यह समझने लगे, अब अपन अनुपम जी आप लोगों ने मुझे बुलाया, तो मैं तो समझता हूँ कि ईश्वर ने आपको प्रेरणा दी, तो आप लोगों ने बुलाया बोलने के लिए। आप माध्यम बने, श्री कृष्ण की बात को माने सीखा, और यह अभिमान नहीं है। अभिमान को आज भी देख ही रहे हैं, छोटे छोटे कोई छोटा पद पा जाता है तो उसको अभिमान अहंकार आ जाता है। आजकल ऐसे लेखक हो गए हैं कि फेसबुक और सोशल मीडिया पर कुछ लिख रहे हैं तो समझते हैं कि हमसे बड़ा क्यों छोटे बहुत कविता लिखते हैं कविता बहुत लोग पढ़ के मिलती है। कल ही एक कविता मछली वाली कविता आपकी देखी थी मैंने। खैर वो बेचारे ऐसे नहीं है, लेकिन कुछ लोग अहंकार, सकल लोक मां सहुने बंदे निंदान करे के लिए, दूसरे की निंदा, लेकिन निंदा रस से कुछ लोग कहते हैं कि अच्छा रस कोई होता ही नहीं।
अगर उनके बीच दो बातचीत हो रही है और तीसरे की निंदा करने का मुद्दा ना हो तो बातचीत नहीं करेंगे। और मेरे एक संबंधी है, महिला है, मेरी पत्नी की उनसे बातचीत होती रहती है, तो किसकी फोन पर शिकायत, तो मैं दिन उन्होंने कहा मेरी पत्नी के भाई को तुम शिकायत कर मत, तो उन्होंने कहा कि तो फिर हम क्या बात करें तुमसे। तो निंदा रस जो है वो सब रस पर होता है। निंदा न करे तेनी रे वाच काच मन निश्चल राखे धन धन जन्म मनसा वाचा कर्मणा जो है ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी वो मन की, एक दूसरे से मिल न सके यह प्रकरण मना है जीवन की। ये हमारे महाकवि जयशंकर प्रसाद जी का मैंने में ही लिखा है और द होलो मैन में टी.एस. एलियट भी इसी अंतर को बताता है कि हमें एक रुकता नहीं है, तो मन और कर्म और वाणी किसी प्रकार का छल कपट नहीं हो, मुंह में राम बगल में छुरी वाली जो कहावत है वह नहीं हो। समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी परिस्थिति जेने मारे पर स्त्री को मारना कितनी और परिस्थिति है मातृमत प्रगारेषु परदरवेषु लोश्वर आत्मत सर्वभूतेषु तो ये बात समझिए। अब एमए की कक्षा में पढ़ाता था तो बोल रहा था कि लेक्चरर भी बन गया है, छात्र था, तो यही कि भाई बहन समझना चाहिए कि उसने खड़ा कर कि सर अगर मैं सबको बहन समझूंगा तो फिर मैं शादी किससे करूंगा। भाई तुम जिससे शादी करोगे उसको क्यों मत समझो, बाकी बहन समझो। तो ये सबको जो है मातृवत प्रदायसु और वही ये गांधी जी इसको दे रहे थे परिस्थिति जेने मात्रे जीवा थकी असत्य न बोले पर धन हो जाते हाथ में। सत्य जानते हैं कि सत्य एकदम से जन्म करने वाले आदमी थे, अब दूसरे के धन का कोई जो है मोहमाया व्यापेने जेने दृढ़ वैराग्य के नाम पर मानव मोह माया भी नहीं हो। अब मोह माया नहीं हो थोड़ा मोह माया जैसे कि मोह भी होना चाहिए, माया भी होनी चाहिए, लेकिन अब धृतराष्ट्र की तरह मोह भी नहीं होना चाहिए। यह भी कि पुत्र के प्रति इतना मोह हुआ कि पूरे कुल खानदान का नाश करा, तो वैसा भी नहीं होना चाहिए। और इसलिए कि मोह माया नहीं होगा तो फिर एक दूसरे से प्रेम कैसे करेगा, पारिवारिक कार्य कैसे निभाएगा। तो खैर वो अतिशयता जो है मोह माया व्यापेने दृढ़ वैराग्य देना मनवारे राम नाम सुताली लादी सकल तीरथ तनवारे। और राम नाम कभी ये केवल आज जय श्री राम को बदनाम जो कर रहे हैं, कहाँ मान लो कहाँ गुजरात में बैठकर नरसिंह मेहता जी राम का नाम लेते, राम नाम सुताली लादी सकल तीरथ तनवारे। उसी शरीर में सारा तीर्थ है, इसलिए राम नाम को गांधी ने राम नाम को बनाया। मरते समय भी ये राम का और राम और कृष्ण, लेकिन राम ज्यादा उनका नहीं सुना, कृष्ण की गीता को भी वर्णो ने कपट रहित से काम और क्रोध निवार्य है। काम और क्रोध जो कहने का मतलब कि गांधी जी ने 1921 में तो पूरा करने में शायद मुझे किताब है गांधी का भाषा और उसमें मैंने दिया विस्तार से इससे रखा था और इसकी व्याख्या की इसमें ये मुख्य बात है 22 की। और सभी आप जानते हैं आगे भी
गांधी जी पर कोई भी कार्यक्रम होता है तो इसी भजन से शुरू करते हैं। लेकिन सवाल है कि भजन गाने वाले गवाने वाले तो कर जाते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी उसके अनुसार आचरण करते हैं। भजन गाने वाले के मन में ये बैठा रहता है कि इसके बाद हमको कितना मानदेय मिलेगा। मेरे अंदर नहीं है लोग आप करा दीजिए दूसरी बात। मुझे तो इसी बात का खुशी है कि आप मुझे इतने हमारे अपने बंधुओं से मिलने का और डायलॉग करने का मौका मिल रहा है। हम लोगों का कहते भी हम लोग मजाक में, हम लोग का तो असली आहार यही ना है, अच्छे श्रोता मिल जाए करने वाले। तो ये काम को लोग गांधी जी का ये सब हमारे मन से उतरना चाहिए। इसीलिए उन्होंने कहा यह धरती करोड़ों लोगों की आवश्यकता को पूरा कर सकती है, लेकिन एक आदमी के भी लोग को पूरा नहीं। आप जानते हैं जो लोग साम्राज्यवादी जिसका सिकंदर के विषय में विश्व विजेता कहा जाता है। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब विश्व इतिहास की झलक जो है उसके पहले खंड में सिकंदर ने लिखा है कि यूरोप वाले तो बहुत प्रचार करते हैं ना, अलेक्जेंडर द ग्रेट सब उन्हीं का चला रखा है, सीजर द ग्रेट। कि एक बार एक दिन सिकंदर बैठे बैठे रो पड़ा था। क्यों भाई? यह सोचकर कि मेरे जीतने के लिए तो अब कोई दुर्भाग्य नहीं बचा। हालांकि ऐसी बात नहीं थी, तो जानते हैं कि गुरु से जो उसका युद्ध हुआ और जो उसको सामना करना पड़ा उसके बाद ही बात है। लेकिन इसमें एक सत्य जो है यह आता है कि अगर वो जीत भी लेता पूरी तभी संतोष। जूलियस सीजर जब नेपोलियन ने किया, अब ये आगे देख रहा था हिटलर का, पूरी दुनिया को चला था जितने और कब्जा करने और जो किया अपना नाश। तो धरती जो है एक धरती क्या कई धरती भी नहीं है किसी को लोग पूरा कर सकती। बहुत पहले के विक्रम सिंह जन है, उनका जनसत्ता में छता था, मैंने नहीं का पढ़ा था कि अमेरिका आज जहां तक उन्नति भौतिक उन्नति में जिस हद तक पहुंच गया है उस हद तक दुनिया के सारे देश अगर पहुंचना चाहें तो 4 धरती की आवश्यकता है। तो सही बात है। अब गांधी जी इसीलिए बार बार इन चीजों को जो उपभोक्तावाद को बढ़ाने वाला है और ये जो लोभ को बढ़ाने वाला है उसका विरोध करते थे और आवश्यकताओं को नियंत्रण करने की समय नहीं ठीक है सर। तो चरखे का जो आज भी लोग बहुत मजाक उड़ाते हैं, उनके जमाने में भी बहुत लोगों ने मजाक उड़ाया। और तो जो गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर महात्मा कहते थे उन्होंने भी चरखे का विरोध किया था। दोनों का एक है द कॉल ऑफ ट्रूथ 1921 में रविन्द्रनाथ ठाकुर ने लिखा था। कलकत्ता यूनिवर्सिटी के भाषण में बहुत लंबा भाषण दिया था और उसमें चरखे का खादी का ये सब जो है ये पीछे ले जाने वाली चीज है। और गांधी जी ने यंग इंडिया में फिनिका का जवाब दिया कि पेट से महान प्रहरी और उनका छोटा लेकर उसमें जो ठोस तर्क दिया है गांधी जी ने चरखे को लेकर और चरखे को लेकर जीवन भर चरखे का प्रचार करते रहे, कहते भी थे कि चरखा को खोकर देश ने पाया उसके खिलाफ हो दिया अपना। क्यों? औद्योगिक क्रांति जिसे आप यूरोप में पैदा हुई उसको गांधी जी शुभ नहीं मानते थे और लिखा हिंद स्वराज में कि मैंने
मुंबई के वीडियो में कहा जो स्त्रियों की दशा होती है, इस तरह से ये सब काम करना पड़ता है स्वास्थ्य के लिए। इसलिए पर्यावरण का प्रदूषण वर्ष में होता है तो अलग है। चरखा और चरखा के माध्यम से उद्योग हमारे देश के वह भी इसी का अंतर्गत है, उसमें प्रतिस्पर्धा नहीं थी। आज बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, लेकिन वो याद कीजिए कि जब कहा जाता था कि भारत सोने की चिड़िया था, तो उस समय कोई टाटा बिरला और ये सब अंबानी की कोई फैक्ट्री तो थी नहीं। आज्ञा भाई तो यही सब छोटे छोटे उद्योग थे। धर्मपाल जी की किताब है साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंडिया, अंग्रेजों के आने से पहले का भारत, तो सबका किताब है, पढ़ के सारा उन्होंने प्रमाण तथ्यों के साथ रखा है कि टेक्नोलॉजी कोई फैक्ट्री से नहीं, लोहे बनते थे, स्टील बनती थी, बर्फ बनता था, सुश्रुत का जो आपका ये सब चिकित्सा वाला है, ये सब विकास नहीं हो सका। इसके कई कारण है। बाहरी आक्रमण इतने आपके देश के हुए हैं, बहुत सारी चीजें तराशना, मूर्तियां तोड़ी गई, क्या क्या नहीं। लेकिन कभी तो ये बाहरी, चाहे तुर्क हो कि मंगोल हो कि अंग्रेज हो कि पुर्तगीज हो, ये क्यों आए आते थे? यही नहीं जानकर कि बड़ी संपदा है। आज के किसी गरीब और कुरेले के घर में डकैती होती है, आपने सुना है? डकैती होती है, जो धनवान है, संपत्ति वाला है, उसके घर में डकैती होती है ना। ये सब डकैत आते थे लुटेरे कि भारत के पास मुझे पता है ये संपदा होती कैसे। हमारा व्यापार था, हमारा उद्योग धंधा था, सब ढाका का मलमल प्रसिद्ध था। कहते गीता के कुमार जिसकी दिव्या में जुट जाता एक थन कपड़ा, एक थन कपड़ा तो आज की पूरी समझेगी नहीं, 24 गज का एक थन होता है ना। तो ऐसी ऐसी कारीगरी थी। आगरा की दरी के विषय में कहा जाता था कि ऐसे कीजिए तो खड़ी हो जाए, अब तो दरी वगैरह का चलन खत्म हो गया। तो यह उद्योग था, तभी तो भारत इतना था, विदेश में चलाता था। और पर्यावरण का प्रदूषण नहीं, कुछ नहीं। गांधी जी के चिंतन में ही विशेषता की सारणी ने किसी चीज को छोड़ा ही नहीं और इतना संश्लिष्ट है कि सारी चीजें आ जाए। अब व्यक्ति की स्वच्छता इलाज कीजिए, और आज तो हम लोग तरह तरह के कॉस्मेटिक्स आ गए, श्रृंगार के प्रसाधन आ गए, कपड़े आ गए, सुविधाएं आ गई, उसी तरह से बढ़ती जा रही है। कहते हैं कितने अस्पताल बनते जा रहे, कितने अस्पताल बन गए, उतने क्या बन गए। अरे भाई, अत्यधिक अस्पतालों का बनना ये विकास है या बीमार होने का लक्षण है? सोचिए, प्लेटो के आइडियल स्टेट में ये नहीं है अस्पताल वगैरह, और तुलसीदास के रामराज में भी अस्पताल वगैरह नहीं है। ये पढ़िएगा रामराज का वगैरह क्यों? क्योंकि व्यवस्था ऐसी थी, सब लोग साइड में था, कीटनाशक नहीं था, फैक्ट्रियों पे यदि होने वाला प्रदूषण नहीं था, ये सब था। अब सवाल है कि इसको हम छोड़ नहीं सकते ही सकते। जब गांधी जी से पूछा एक कमेटी महिला ने कि आप जो ये मशीन और ये है इसके विषय में क्या सोचते हैं, क्या आप इनका चाहते हैं कि नाश हो जाए? उन्होंने कहा कि झूठ भी हो सकती है। झूठ इसलिए कि इसको कोई अब छोड़ नहीं। इस तरह से हमारे साथ और इनका अगर स्वतः नाश हो जाता है तो मैं एक बूंद आंसू नहीं बहाऊंगा अच्छा, लेकिन वो अच्छा होने से रहा। लेकिन ये विचारणीय चीज है। आज की जो लोग की बात भी किस तरह से बढ़ती जा रही है। अब टाटा महोदय को संतोष है, अरे भाई आप ना तो मोबाइल बनाया, गाड़ी स्टील बनाया, उधर रहिए ना, तो नमक भैया बनाइएगा, चाय भी बनाइएगा। अब कुरियर में भी घुस गए हैं, टाटा से कुरियर आ रहा है, सब जगह काया आप तो सारा में दूसरों के लिए छोड़िए। गांधी जी का तो यही था, सब लोग अपना करें। अब और लोग क्या कर रहे हैं आजकल चर्चा आप देखते रहे, मैं इसको राजनीतिक चर्चा नहीं बनाना चाहता हूँ और उद्योगपतियों का नाम लेकर चल रही है, लेकिन इन लोगों के पास भी संतोष नाम की चीज नहीं है। लोग अपरंपार लोग हैं, कहाँ योग ले जा रहा है देखिए,
छोटा बेटा का देख लीजिए, चीन का देख लीजिए, कम्युनिस्ट चीन कराता था। और आज वो कम्युनिस्ट चीन जो है अमेरिका से भी ज्यादा विस्तारवादी हो गया है, पूरी दुनिया का मार्केट को चाहता है। और नहीं हुआ तो कोरोना फैला दिया। 2 साल तक कोरोना मिलना बंद करा दिया अभी भी। तो भाई गांधी ने कहा कि भाई अपनी आवश्यकताओं को सीमित करो, हिसाब से रहो, उसको पहचानो, मन से चीजों को निकालो। और हमारे लोग गोधन गजधन पायधन और धन खान जब आगे संतोष धन सब धन पूरी समान, संतोष ही नहीं है। और अंत में एक छोटी सी कहानी सुनाकर क्योंकि इशारा मिल गया है तो समाप्त करता हूँ कि एक नवाब साहब थे, घोड़े पर बैठकर जा रहे थे, बगीचा आया, देखे कि बगीचे में दीनी में एक आदमी बड़े आराम से लेटा हुआ है। नवाब साहब ने कहा कि तुम दिन में ही सो रहा बगीचा में? तो मैं क्या करूं? अरे काम करो, ये है काम करने के लिए। काम करने से क्या होगा? काम करोगे तो तुम्हारे पास धन होगा, संपत्ति होगी। धन संपत्ति होगी तो क्या करूंगा? तो तुम और आराम से रहोगे, बढ़िया से रहोगे। तो तुम्हें इंडिया भी आराम से रहा। तो आप सबको धन्यवाद। इसी तौर पे आपका ये पुस्तक हमारे लिए काम का है और आप सबने महसूस किया होगा कि गांधी का पूरा दर्शन, उनका पूरा जीवन अपने में स्वयं एक संदेश है। हमें विश्वास है कि आप सबको ये व्याख्यान पसंद आया होगा। हम साहित्य अकादमी परिवार की ओर से आपका पुनः आभार और अभिनंदन करते हैं। नमस्कार। मेरी तरफ से भी आप सबको पूरा बहुत बहुत धन्यवाद।